हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर। हम लोग बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट के बारे में उसका कोफैक्टर, उसका माइनर, सॉल्यूशंस, कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए थे, कुछ और पॉइंट्स हैं डिटर्मिनेंट का जो आपको बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे लेकिन कंपटीशंस में आते हैं। नेवी, एयरफोर्स, एनडीए वगैरह में बहुत सारा आता है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड में आता है। बाकी कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा। हर वर्ष लगभग 3 से 4 प्रॉब्लम एनडीए आपका पूछ देता है डिटर्मिनेंट से, और यही सब रहता है। जो इसके पहले बताएं उसका उपयोग रहेगा, मेन यही सब रहेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी जान जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आप लोग को पहले बता चुके थे। क्या बता चुके थे? डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन है। डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन है जो कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच अरेंज्ड है। दो खड़ी लाइंस के बीच घिरा हुआ है और खास ऑर्डर में है। वही कहता क्या, और एक्सप्रेशन है तो आप जानते हैं एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होता है। एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है ये उसमें पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन है। कहता इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट डेल्टा इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कहने का मतलब एक्सप्रेशन जो हायर ऑर्डर में है। डेट मीन्स कहने का मतलब है x⁻³ 4x² + 3x समथिंग, कुछ भी हो, ये पोलिनोमियल है। तो कहता है यदि एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट नहीं, एलिमेंट्स, यदि डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स पोलिनोमियल में तो क्या कहता है, और डिटर्मिनेंट डेल्टा जीरो हो। कब कब जीरो? x बराबर अल्फा पर जीरो। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं? पोलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन होता है, फैक्टर होता है, यानी कि इसका भी कोई फैक्टर होगा। डेट मीन्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। पोलिनोमियल का फैक्टर होता है, यानी कि x इजकल टू अल्फा पर ये जीरो होगा, x इजकल टू बीटा पर ये जीरो होगा, x इजकल टू गामा पर ये जीरो होगा। ये फैक्टर होता है। वही कहता है यदि डिटर्मिनेंट x इजकल टू अल्फा पर जीरो होगा तो x माइनस अल्फा डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा। देखिए, अगर x इजकल टू अल्फा पर ये पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल हो, एक उदाहरण के लिए अगर x इजकल टू अल्फा पर ये जीरो हो रहा है तो x माइनस अल्फा डिटर्मिनेंट का, सॉरी, पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। फैक्टर जितना थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल रहेगा तो 3 फैक्टर निकलेगा, फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो 4 फैक्टर निकलेगा, और क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर निकलता है, जानते हैं आप। तो इसी प्रकार से अगर डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स पोलिनोमियल में हो, एलिमेंट्स पोलिनोमियल में हो तो x माइनस अल्फ़ा यानी x इजकल टू अल्फ़ा पर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो x माइनस अल्फ़ा उसका एक फैक्टर होता है। वही कहा गया, जैसे x इजकल टू अल्फ़ा, x इजकल टू अल्फ़ा इसका एक रूट है। देखिए यही लिखा हुआ, x इजकल टू अल्फ़ा इज द रूट ऑफ इक्वेशन डेल्टा। और डेल्टा क्या है? एलिमेंट्स, ये एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वालिटी कंटेन कर देते हैं। इक्वल के बाद कुछ भी होता है, इक्वालिटी कंटेन कर देते तो एक इक्वेशन हो जाता है। यदि इक्वेशन डेल्टा, और जब सारा एलिमेंट्स उसका पोलिनोमियल रहेगा, सारा एलिमेंट्स उसका एक्सप्रेशन तो होता है ये डिटर्मिनेंट, उसका सारा पोलिनोमियल होगा, और
एक्स इक्वल टू अल्फा, अगर ये लाइक करेगा तो एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा इसका, वही लिखा गया है। एक्स इक्वल टू अल्फा एक रूट है, यदि इक्वेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, देखिए एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्स टू दी पावर 4 - 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स टू दी पावर 4 - 5 5 - 6 एक्स माइनस 4 5x स्क्वायर माइनस 6 5x माइनस 6 4x माइनस 9 5x। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अगर ये इसमें इक्वालिटी कंटेंट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। और यही कहता है यदि ये इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी कोई भी एक्सप्रेशन में इक्वालिटी कंटेंट कराते हैं तो इक्वेशन हो जाता है। अगर ये इक्वेशन में x इक्वल टू अल्फा एक इसका फैक्टर आता है, एक x इक्वल टू अल्फा एक इसका रूट है, सॉरी x इक्वल टू अल्फा अगर इस इस इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। वही बात बोला गया फैक्टर थ्योरम से। अब बात तो यही है कि इसे हम पढ़ें क्यों, क्या इसका उपयोग प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने का। अगर ना आपको डेल्टा दिया रहेगा, डेल्टा इतना है, रूट इसका इतना है, तो डिटर्मिनेंट का फैक्टर निकालें, इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम्स अलग कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम जो अलग किए वो बताए भी, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा पूछा जाता है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को रिलेट करके पूछा जाता है। तो इसको बताने के बाद मैट्रिक्स का थ्योरी बता देंगे, उसके बाद दोनों का प्रॉब्लम कंबाइन करके बताएंगे, लगातार बताएंगे, तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा, इसलिए ऑर्डर में करते जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया फैक्टर थ्योरम। अगला कहता है कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट। कंजुगेट होता किसका, कंजुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, देखिए ये आई क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी नाम से ये अनुमानित, इमेजिन कर रहे हैं, हो भी सकता है नहीं हो सकता, ये यूनिवर्स में है या भी नहीं भी है, इसका कोई मतलब, इमेजिन कर रहे हैं। मैथ्स है, यहाँ अक्सर बातें इस तरह से चलती है कि हम मान लेते हैं कि हाँ है। तो एक्स, ये जो एक टर्म है इसको कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, और कंजुगेट इसी का निकलता है। अब कहिएगा डिटर्मिनेंट का कैसे निकला, तो डिटर्मिनेंट में भी ये दिया रहेगा, वो यही फॉर्म में रहेगा आपका। तो कहेगा डिटर्मिनेंट का कंजुगेट निकालें, तो पहले तो ये जान लेंगे कंजुगेट निकलता किसका है। जब यही नहीं जानेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। तो ये दिया रहेगा डिटर्मिनेंट में कुछ इसी तरह का, एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, वाई के जगह पर कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या प्लस के जगह पर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंजुगेट करने का मतलब क्या, अगर इसका कंजुगेट करते हैं, इसका कंजुगेट निकालेंगे तो जो सेकेंड टर्म का साइन रहता है ना वो चेंज कर जाता है, यानी इसका कंजुगेट क्या हो जाता है, एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइन, अब एक्स का साइन नहीं चेंज कर दीजिएगा, एक्स फर्स्ट टर्म का साइन नहीं चेंज करना, सेकेंड टर्म का साइन चेंज करना। यदि भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का कंजुगेट निकालने के लिए कहेगा तो उसका बीच का जो साइन हो चेंज कर देंगे, इसका साइन नहीं चेंज करना है, बीच का साइन चेंज कर देना है। और कम कंजुगेट डिटर्मिनेंट का निकालेंगे कैसे, अगर ठीक है ये तो बता दिए कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का कंजुगेट निकाला, लेकिन डिटर्मिनेंट का कंजुगेट कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का कंजुगेट निकालेंगे, जितना भी एलिमेंट्स है उसका सभी का कंजुगेट निकालेंगे, सभी एलिमेंट्स का कंजुगेट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का कंजुगेट निकलेगा। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट बता दिए, कंजुगेट किसका निकलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकलता है। तो कैसे निकलता है वो भी बता दिए। अब डिटर्मिनेंट में इसका क्या जरूरत है, डिटर्मिनेंट में अगर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो इसका कंजुगेट करने का क्या मतलब है कि सभी एलिमेंट्स का
कोई भी या रो कॉलम वाइज जहाँ भी सभी एलिमेंट्स का, इसमें रो कॉलम का बात नहीं, जितना भी, जैसे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का है तो इसका कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, 9 नोवो एलिमेंट्स का कंजुगेट निकालेंगे। तो इस प्रकार से कंजुगेट ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगा। समेशन ऑफ डिटरमिनेंट, समेशन पढ़े हैं, 11th का टॉपिक है समेशन। अब डिटरमिनेंट का समेशन कैसे करेंगे। समेशन कोई फंक्शन का होता है, वो फंक्शन जिस किसी पर डिपेंड रहता है, और डिपेंड रहता है जिस पर डिपेंड रहता है, वो भी एक तरह से फंक्शन क्या है, वो भी एक तरह से एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है। और वही एक्सप्रेशन, जैसे कि अब कहेगा, आपसे पूछ सकता है कि समेशन किसका निकालिए, 4x - 5 का x = 1 से x = 6। समेशन का मतलब क्या है, वो सिर्फ 6 लिखा था। अब यहाँ से यहाँ तक है इस एक्सप्रेशन का सम, ये होता है समेशन। तो देख रहे हाँ, कोई वेरिएबल है, अगर वेरिएबल नहीं रहता तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर वेरिएबल नहीं रहता तो अगर ये सिर्फ कांस्टेंट रहता तो ये कांस्टेंट हो जाता, फिर समेशन का कोई मतलब नहीं बनता। तो डिटर्मिनेंट में इस क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का समेशन करेगा तो डिटर्मिनेंट में समेशन एक ही रो और एक ही कॉलम का कर सकते हैं, एक ही रो और एक ही कॉलम का, और उस रो या उस कॉलम का कर सकते हैं जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट्स वेरिएबल हो और जिससे समेशन करने के लिए कर उस पर डिपेंड हो। जैसे इसमें x कर दिया गया, x का समेशन निकालने के लिए कहा x, तो x वेरिएबल है, अगर वेरिएबल x है और यहाँ y दिया रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा। तो जो यहाँ वेरिएबल से समेशन निकालने के वो वेरिएबल उस पर डिपेंड हो, ऐसा नहीं कि ये रहा x = 1 से क्या ये डिपेंड है, नहीं डिपेंड है, इंडिपेंड है। तो इसी प्रकार से फिर बोल रहे हैं समेशन डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या किसी एक कॉलम का निकलता है अगर वेरिएबल्स एक रो या एक कॉलम से ज़्यादा हो तो उसे एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद समेशन निकालेंगे। ऐसे नहीं निकलेगा, अगर डिटर्मिनेंट से ही समेशन निकालना है तो एक रो या एक कॉलम, देखिए लिख दिया अल्फ़ा ABCD आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यानी जो वेरिएबल आर है उससे ये जो बाकी का एलिमेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है, और जिस रो या कॉलम का वेरिएबल रहेगा उसी रो या कॉलम का समेशन निकालेंगे। इतना बात समझ गए, इसको नोट कीजिए और आगे कुछ बातें और बताते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। इससे पहले भी कोफैक्टर शब्द कहीं आया था, कहाँ आया था, कोफैक्टर शब्द आया था कि क्या आया था कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, वहाँ एलिमेंट्स का कोफैक्टर करना था, एलिमेंट्स का माइनस कोफैक्टर बताया था। यहाँ डिटरमिनेंट का बोले थे कि डिटरमिनेंट का भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे इसलिए वहाँ पे नहीं बताए थे। अब डिटरमिनेंट का कोफैक्टर क्या हुआ, एलिमेंट्स का कोफैक्टर क्या होता है, उस एलिमेंट्स का पोजीशन का साइन इनटू माइनर। माइनर क्या होता है, जिस रो या जिस कॉलम एलिमेंट्स है उसको ढक देंगे या उसको डिलीट कर देंगे, उससे बचेगा जो डिटरमिनेंट या जो उससे डिटरमिनेंट बचेगा उसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे। तो अब डिटरमिनेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, अब डिटरमिनेंट का कोफैक्टर अब किसी एक एलिमेंट्स का निकालना था तो बताए थे। अब डिटरमिनेंट का कोफैक्टर सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, और सभी एलिमेंट का कोफैक्टर से बने डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट का कोफैक्टर बोलते हैं। सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बने डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट का कोफैक्टर कहते हैं।
थोड़ा सा अंतर है। वहाँ था क्या, माइनर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, या क्या कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी इसका सभी का कोफैक्टर देखिए, सभी का कोफैक्टर, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर, जितना भी एलिमेंट्स है सभी का कोफैक्टर को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। सभी का एलिमेंट्स कोफैक्टर से बने डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। पावर कोफैक्टर फॉर्मूला, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट को याद रखिएगा, नहीं तो ये आ जाता है और ये आया हुआ भी है एयरफोर्स में, ये क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, यही नहीं आया लेकिन इस पर आया हुआ है, तो वहाँ आपके पास समय कम रहेगा, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा या थोड़ा सा दिमाग में रखिए क्या, वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसका वैल्यू कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है, तो इसमें काम ज़्यादा हो जाएगा। क्या काम ज़्यादा हो जाएगा, पहले उसका सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उस सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर उसका वैल्यू निकाल लेंगे, काम तो बहुत ज़्यादा है। फिर कभी कभी इतना काम है कुछ गड़बड़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको समय भी देखना रहता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो इसको रिजल्ट की क्या है, जो भी डिटर्मिनेंट है, जो भी डिटर्मिनेंट है उस पर पावर n-1 को जब करते हैं तो कोफैक्टर का वैल्यू आ जाता है, यानी वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, जो भी डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे जिसका कोफैक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा, और उसके बाद उसके उस वैल्यू पर पावर क्या देंगे, n-1, जहाँ n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट, ये याद रखिएगा, सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट ये होता है, इसकी सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट ये होता है, ये बहुत उपयोगी चीज़ है, ये बहुत बार आ जाएगा। यहाँ से देखिए सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट क्या है, सिमेट्रिकल यानी मिलता जुलता, इसका डायगोनल क्या है हमें नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल देखना है, हर बार प्रिंसिपल डायगोनल देखना क्या है हमें नहीं कर नोटिस करना है, लेकिन ध्यान देना बाकी जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बाकी जो एलिमेंट है इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाए सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट। यहाँ भी देखिए इसका डायगोनल को छोड़ दीजिए, बाकी देखिए सभी का सभी, सभी का सभी देखिए इक्वल है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी बराबर दूरी पर का एलिमेंट इक्वल है, एफ इक्वल है, यहाँ ये दो ही था तो दो इक्वल है, यहाँ देखिए एच के समान दूरी पर ये इक्वल है, जी के समान दूरी पर ये इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, डायगोनल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट में। अस्क्यू सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट, अस्क्यू सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट का पहला लक्षण उसका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल जीरो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो होता है अस्क्यू सिमेट्रिकल, और दूसरा डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान दूरी पर का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में समान, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट साइन अपोजिट हो, साइन क्या अपोजिट हो, देखिए मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, यहाँ 4 है यहाँ -4 है, इसी प्रकार से इसमें ये हो गया डायगोनल, डायगोनल जीरो है, पहला शर्त पास हो गया, दूसरा शर्त क्या है, मैग्नीट्यूड समान हो, उसका करस्पॉन्डिंग दूरी पर एलिमेंट्स का समान है, लेकिन साइन क्या बोला, साइन निगेटिव होना चाहिए, देखिए निगेटिव है, ये मैग्नीट्यूड समान है साइन निगेटिव है, मैग्नीट्यूड समान है समान है साइन निगेटिव है, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर अस्क्यू सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट इज जीरो, अस्क्यू सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट का ऑड ऑर्डर का वैल्यू जीरो होता है, ये ऑड ऑर्डर का नहीं है, ये इवन ऑर्डर का, ये देखिए ऑड ऑर्डर का 3/3 का, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स आप जानते हैं कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव्स ही पूछता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वैल्यू ऑफ ट्रेंगुलर डिटर्मिनेंट का वैल्यू,
ट्रायंगुलर से कुछ आपको अगर याद आ रहा हो तो याद कीजिए। ट्रायंगुलर ऐसे, ठीक, ये ट्रायंगुलर देखिए, इसका प्रिंसिपल डायगोनल को देखना है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सभी एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सभी एलिमेंट्स यदि जीरो हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाता है। देखिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल का नीचे का सारा एलिमेंट्स जीरो है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो है। अगर नीचे का सारा एलिमेंट या ऊपर का सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि देखिए इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, ए बी सी हो जाता है। ये रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलग एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसमें तो ए बी सी, और जिस इसका ये इसका अलाउ करेंगे तो यही ना होगा जी, इसको कर रहे हैं उसको ढकेंगे और बाकी जो बचा उसको बी सी, इसमें तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट याद रखिएगा। उसी प्रकार से सेकेंडरी डायगोनल के से ले, सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर का सभी एलिमेंट जीरो या सेकेंडरी डायगोनल के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव ऑफ सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। जो भी सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट है उसका निगेटिव होता है, यानी कि ए बी सी है सेकेंडरी डायगोनल इसका, तो ए बी सी का निगेटिव माइनस ए बी सी, इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। आगे वैल्यू ऑफ सम इम्पोर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो इस तरह से आता है, इसको याद रखिएगा। याद कुछ भी नहीं रखना है, सारा कुछ रिजल्ट है, इसको बस कहीं ना कहीं सोच कर रखना है, कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। नहीं तो फिर अगर नहीं भी याद है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपेंशन बता चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ बता चुके हैं, उससे आप कर लेंगे। लेकिन अगर याद रहेगा तो बेहतर है, इसलिए याद भी रख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। हमें याद है, देखिए क्या है, जो भी एलिमेंट्स है वो सर्कुलर हो, सर्कुलर हो यानी कि खास ऑर्डर में। देखिए यहाँ ए बी सी है, अब क्या है, बी सी ए है, फिर क्या है, सी ए बी है, कुछ दिख रहा है, ए बी सी है, पहले ए है, ठीक है, इसी तरह से है। देखिए ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, एक ऑर्डर में है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का निगेटिव, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, ये भी रिजल्ट में है। इसके अलग एक्सपेंड कीजिएगा, जैसा रूट डायरेक्ट लगा दीजिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, थ्री ए बी सी आ गया। अब क्या बचा, अब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे सेकेंड, सी स्क्वायर सी क्यू ए क्यू बी क्यू, माइनस में ये आता है प्लस में ये आता है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये सारा माइनस में हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है। उसी प्रकार से एक रिजल्ट ये है, वन ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर, पहला कॉलम सभी वन हो, दूसरा जो भी हो, तीसरा उसका स्क्वायर हो, जो भी हो, इसका ये नहीं इसका स्क्वायर ही हो, नहीं जो भी हो, जिस रो सभी, पहले बात ध्यान देना, पहला कॉलम वन हो, दूसरा कॉलम जो हो, तीसरा कॉलम उसका स्क्वायर हो, यानी यहाँ ए हो तो इसका ए स्क्वायर, बी हो तो बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए होता है। ये रिजल्ट है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, पहला कॉलम वन है, दूसरा कॉलम जो है, तीसरा कॉलम उसका क्यू है, यानी कि यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यू है, तो वही चीज़ है इसमें, लेकिन एक चीज़ ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट बताते हैं, इसको जब तक नोट कीजिए। देखिए आगे बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, टू डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट के बारे में। देखिए क्या है टू डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, दो डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए वन ए टू बी वन बी टू, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, ये टू डिटर्मिनेंट है।
इसका प्रोडक्ट करना है। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं? पहले बात क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड रो टू कॉलम एंड रिटर्न इन रो। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अक्सर यही करेंगे। क्यों यही करेंगे? ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको पहले करके आपको बता दें। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिटर्न इन रो में लिख रहे हैं। कैसे करते हैं? पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, फिर दूसरा रो को पहला कॉलम से, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से। देखिए क्या करें, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही करेंगे, ये नहीं कि कुछ करेंगे। जैसे A1 है, अब पहला रो को पहला कॉलम पहले, या तो सिंपली कीजिए, पहले इस रो को दोनों कॉलम से, फिर इस रो को दोनों कॉलम से, इस तरह से करेंगे। रो टू कॉलम कर रहे हैं तो A1x1 प्लस क्या है A2y1। इस रो को इस कॉलम से कर दिए, अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो क्या हुआ, A1x2 प्लस A2y2। क्या किए, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किए और कहाँ लिखे, रो में लिखे। वही कह रहा है मल्टीप्लाई, ये आसान होता है, ये बहुत आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसको बता रहे हैं। नहीं तो इसमें ये जरूरी नहीं रो टू कॉलम करें, रो टू रो कर सकते हैं, रो कॉलम टू कॉलम कर सकते हैं, कॉलम टू रो कर सकते हैं, और रो में लिख, कहीं भी रो में भी लिख सकते हैं, कॉलम में भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, रो में रहे या कॉलम में रहे, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं, ये सब छोटी छोटी बात ऑब्जर्व करते रहिएगा, बता दे रहे हैं आपको आसानी के लिए। इसलिए देखिए, अब इसको क्या है, पहला रो में अब दूसरा रो को करेंगे क्या, फिर इसको दोनों कॉलम से, तो B1x1, फिर B2 को by2 से, और सम करेंगे, फिर इसको इससे B1x2, फिर B2 by2। ये हो गया प्रोडक्ट टू डिटर्मिनेंट का। तो इस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, फिर दूसरा रो को पहला कॉलम से, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, और उसका एलिमेंट्स का, जैसे एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका एलिमेंट्स का पहला रो को पहला कॉलम से एलिमेंट्स कर, जब प्रोडक्ट करें तो उसमें दो टर्म आएगा, दोनों टर्म को सम करेंगे। वही किए, इसमें x1 आया, फिर इसको x, दोनों दो टर्म आया, दोनों टर्म को सम किए। इस तरह से थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपको एक करके दिखा देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है, इसको वही काम करना है, रो को लिख दिए, रो को कॉलम से करना है और रो में लिखना है। देखिए क्या करें, रो को कॉलम से रो में लिखें, इसको A1x1, फिर दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से, अब क्या करना है, एक रो को एक कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे और सबका सम करना है, A2y1, फिर एक एलिमेंट और बचता है A3z1, सम कर दिए, रो में लिखे। ठीक है, फिर इसी को दूसरा कॉलम से, तो क्या हो जाएगा, A1x2 प्लस A2y2, फिर क्या आता है A3z2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1x3 A2y3 A3z3 हो गया। इसे फिर इसी प्रकार से कर देते हैं। अब आप खुद देखते जाइएगा, हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। B1x1 प्लस B2y1
प्लस B3Z1। फिर इसको इससे B1X2 B2Y2 B3Z2। अब इसको इससे B1X3 B2Y3 B3Z3। फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे C1X1 C2Y1 C3Z1। फिर इसको C1X2 C2Y2 C3Z3 Z2। फिर से C1X3 C2Y3 C3Z3। ये हो गया इसका दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। कैसे किए? पहला रो को पहला कॉलम से फिर पहला रो को सभी कॉलम से, पहला कॉलम से दूसरा कॉलम से तीसरा कॉलम से सभी से। पहला रो को जब पहला कॉलम से करेंगे तो 3 टर्म आएगा, 3 टर्म आया, तीनों को सम करेंगे। फिर दूसरा पहला को दूसरा करेंगे तो सब में 3 टर्म आएगा, तीनों को सम करेंगे और रो में लिखें। ये आसान थोड़ा सा हो जाता है करने में। वैसे हम क्या कर सकते हैं, रो टू कॉलम कर सकते हैं, कॉलम टू कॉलम कर सकते हैं, रो टू रो कर सकते हैं, कॉलम टू रो, कुछ भी कर सकते हैं किसी तरह से, यही आएगा। इससे रिलेटेड एक और टर्म है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या टर्म है? अगला टर्म है इसका अपोजिट में आता है। क्या आता है इसका अपोजिट में? अब प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट हो गया। यदि अब दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट रहे उसको दो डिटरमिनेंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए एक इसी से समझाते हैं आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसी से आपको बताते हैं। तो जब दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करना रहे तो कर देंगे, लेकिन ऐसा भी आएगा जब दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट को अलग करने के लिए कहा जाएगा, तब देखिए क्या करेंगे। करते क्या है प्रोडक्ट में, ये बुक में जब प्रॉब्लम्स रहेगा तो अक्सर इसी में रहेगा, लेकिन कुछ में भी रह सकता है। हम लोग मिलाएंगे एलिमेंट्स को। देखिए आप क्या इसको ऐसे है, आपको कंफ्यूज कर जाएगा। आपको बेहतर तरीके से अलग से बताते हैं, जब तक रुकिएगा देखिएगा। देखिए अब क्या है, अब स्प्लिटिंग डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, यानी अब डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसको टू डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दो डिटरमिनेंट हम लोग बना लेंगे, बना लिए दो डिटरमिनेंट। अब क्या, अब एलिमेंट्स मैचिंग कराएंगे। देखिए A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 तीनों में क्या लिखेंगे, A1 A2 A3। हम लोग करते क्या है, जनरली सामान्यतः बुक्स में भी यही दिया रहेगा, रो को कॉलम से दिया रहेगा, यानी रो को रो से भी दिया जा सकता है, रो कहीं भी कीजिएगा वही बात आएगा। अब देखिए क्या है, अगर हम रो टू कॉलम में लिख चले, रो टू रो लिख चले, उसमें भी टूट जाएगा, उसमें तोड़ के दिखा नहीं, लेकिन कॉलम पहले दिखा देते हैं। तो देखिएगा A1 क्या करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और रो में लिखते हैं। तो ये पहला रो को पहला कॉलम है, क्या है, X1 है, क्या है, X2 है, क्या है, X, यही तो करते हैं। पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आता है उसका सम करते हैं, वही चीज़। फिर देखिएगा पहला रो को दूसरा कॉलम से करते हैं, दूसरा रो कॉलम से करेंगे तो क्या है, Y1 है, Y2 है, Y3, यही करते हैं, इसी से सम करते हैं। इसी प्रकार से क्या Z1 Z2 Z3 हो गया। चलिए एक डिटरमिनेंट बन गया मेरा, एक डिटरमिनेंट बन गया। अब क्या करें, दूसरा रो को सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरा रो में क्या है, देखिएगा दूसरा रो में क्या है,
B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 ये तीनों में है। और क्या है X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3। पहला रो को देखकर तो इस तरह से फॉर्म करना, उसके बाद फिर सिर्फ मिलाते जाना। तो सभी इसमें ये देखिए इसका रो इसका कॉलम होता है, कॉलम तो सब में मल्टीप्लाई है, और रो में क्या है, रो देखिए पहला एलिमेंट का पहला से, दूसरा एलिमेंट का दूसरा से, तीसरा एलिमेंट का तीसरा से। तो पहला एलिमेंट पहला से क्या है B1 है, दूसरा से क्या है B2 है, तीसरा से क्या है B3 है। इतना ही करके छोड़ देना है? नहीं, इतना करके नहीं छोड़ना है। क्या करना है, अब मिला लेना है कि B1 B2 B3 सब में है या नहीं, क्योंकि जो भी रहेगा वो सब में मल्टीप्लाइड रहेगा। हम एक को लेकर सिर्फ अपने सोचने के लिए इतना लिख दिए, अब बाकी सब में मिलाना है। देखिए B1 B2 B3 मल्टीप्लाइड करके देखेंगे, फिर B1 Z1 B2 Z2 B3 Z3 आ गया। तो फिर इसी प्रकार से इसका पहला लेना और इसका एक पहला लेना, उससे मिलाना है। X1 से क्या है C1 है, X2 से क्या है C2 है, X3 से क्या है C3 है। ठीक है, यही है। अब इस सब में मिलाना है C1 C2 C1 Y1 C2 Y2 C3 Y3 C1 Z1 C2 Z2 से मिल गया। तो ये हो गया, सब में स्प्लिट कर दिए, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट में स्प्लिट कर दिए। तो ये था डिटर्मिनेंट। कुछ एक आधा टॉपिक देखेंगे जो आपके काम के लायक रहेगा, जो भी रहेगा हम सारा कुछ बता देंगे। इससे ज़्यादा कंपटीशन में NDA नेवी आर्मी इस ये सब में नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा। इससे और प्रॉब्लम्स बना रखे हैं, प्रॉब्लम्स भी आपके बीच हल दिया जाएगा। तब तक रिवाइज करते रहिएगा, सारा कुछ रिवाइज करते रहिएगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। बने रहिएगा चैनल पे, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।